हम दिन रात बात करते हैं कि हमारी राजनीति में क्या कुछ गलत हो रहा है जो समाज पर असर डाल रहा है। क्या कल का भारत लोकतांत्रिक होगा या नहीं होगा? क्या ये जनरेशन ऐसा नहीं है कि मोदी के खिलाफ है और राहुल के साथ है? नहीं, देखिए वो अभी वो सीख रहे हैं कि सवाल पूछना, और उन लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो करंट रेजिम है, जो सरकार है, इसमें सवाल पूछने का स्पेस नहीं है। और जहां सवाल पूछने का स्पेस बन गया वहां तो तानाशाही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और तानाशाही खत्म हो गई तो फेयर स्पेस बन जाएगा। इसका मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टियों को लड़ने के लिए बराबर का मौका मिल जाएगा। फिर हमें किस चीज की जरूरत नहीं है। बस हम और क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं। मुझे बताइए ज़रा कि कौन सा वो पल था जब आपने सोचा आर्टिकल 370 जब हटाया गया और कश्मीर को बताया गया कि पहले से भी कहीं ज़्यादा वो भारत का हिस्सा बन गया है, इंटीग्रेशन हो गया है। कौन सा वो लम्हा था जब आपने ये तय किया कि आप आईएएस छोड़ देंगे? हमने वहां पे क्या तय कर लिया कि हमने ये तय कर लिया कि हमने तो निर्णय ले लिया, अभी तुम लोग सब चुप। किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, जो पसंद है हमें। बल्कि मीडिया ये दिखा रहे थे कि वहां पे लोग लड्डू बांट रहे थे। हमें पता है, हमारी बैचमेट्स भी वहीं रहते हैं, हम सब व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि क्या हालत था वहां पे, क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, सारी कम्युनिकेशन बंद थी, ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, ना कार। सारे जितने लीडर्स है उन सबको जेल कर दिया। कह रहे हो। आपको पता है कन्नन कि मैं उन बहुत ही कम पत्रकारों में से एक हूँ जो उस हफ्ते, जिस हफ्ते ये आर्टिकल 370 हटाया गया था, बहुत कुछ दाव पर लगाकर मैं कश्मीर गई थी। और उसी अगस्त के महीने में जब ये हटाया गया, और उसके बाद एक हफ्ता मैं रही थी। एक हफ्ते तक मेरे परिवार को और मेरे दफ्तर को दोनों को ये पता नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, मैं वापस घर आऊँगी या नहीं। हालत ये थी कि एक होटल था, उनमें से सिर्फ एक होटल था जिसमें कि फॉरेन जर्नलिस्ट रह रहे थे, और वहीं पर सिर्फ एक लैंडलाइन काम करता था। जो सब बातें आप कह रहे हैं, मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। आपने कैसे देखा ये जंतर मंतर का पूरा प्रोटेस्ट था, और जो राहुल गांधी इनके विक्टिम्स से बातचीत कर रहे हैं, उनको देश के अलग अलग कोनों से लाकर उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अभी प्रयागराज में भी जाके उन्होंने कहा कि 40 करोड़ युवा है हमारे देश में और डेटा आपका है। उन्होंने कहा दर्द आपका है लेकिन दौलत उनकी है, ये उनका एक नारा था। आई थिंक दिस व्हाट वी सो इन जंतर मंतर वाज लाइक फॉर मी, बिकॉज ये बात जो है मैं पिछले 6 महीने से कई कैंपसेस में जाके कह रहा था कि ये है मेरे लिए डिफरेंस। जब मूवमेंट हुआ तो मेरा मन में यह था कि उन्होंने पूरा का पूरा डिजिटल स्पेस सिविक स्पेस में ले आया। पूरी अपनी जो डिजिटल स्पेस है वही मीम्स ले आए, वही कंटेंट्स लेके आए, वही रील घर पे बनाते थे वो लेके आए। वो पूरी डिजिटल स्पेस उन्होंने रिक्रिएट किया सिविक स्पेस में, और इसको कब्जाया। बोले कि ये सिविक स्पेस अभी हमारा उतना ही पार्टिसिपेटरी रहेगी जितना हमारे लिए डिजिटल स्पेस इंटरनेट रहता है। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम दिन रात बात करते हैं कि हमारी राजनीति में क्या कुछ गलत हो रहा है जो समाज पर असर डाल रहा है। क्या कल का भारत लोकतांत्रिक होगा या नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा या नहीं होगा। इसी दौरान जो आप जानते हैं, एक मेरी जो सीरीज़ है जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके हीरोज़ कौन हैं, हु आर योर हीरोज़, आपके नायक कौन हैं, कौन है वो लोग जो पर्दे के पीछे से इस लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, इस संविधान की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने इस रक्षा के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है। इस वक्त मेरे साथ उन्हीं हीरोज़ में से एक, उन्हीं नायकों में से एक, आपके नायकों में से एक कन्नन गोपीनाथन मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहिए आपका कि इन्होंने 2019 में आईएएस ऑफिसर रहे हैं। आप सोचिए कि देश के एक बड़े हिस्से के लिए, मैं जानती हूँ बहुत सारे युवा हमारा कार्यक्रम देखते हैं और उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि अगर ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया कुछ तो मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊंगा, यानी कि एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर पहुंचकर और इस देश की सेवा करूंगा और इसके अलावा एक अच्छी ज़िंदगी जीऊंगा। कन्नन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आईएएस बनने के बाद, कई साल सर्विस में गुजारने के बाद इस्तीफ़ा दिया। केरला से आते हैं कन्नन, और इस्तीफ़ा दिया इन्होंने कश्मीरियों के लिए। इनके सफ़र की भी हम चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जैसे मैंने कहा कि क्या राजनीति के अंदर ही रहकर राजनीति को बदलने की संभावना है, तो आपके लिए ये हीरा मैं ढूंढ के लाई हूँ। आप वैसे बहुत सारे लोग शायद इनके बारे में नहीं जानते होंगे, मेरी जनरेशन के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि कन्नन आप मेरे भी हीरो हैं। आपने ऐसे वक्त में इस्तीफ़ा दिया जब लग रहा था कि देश में अब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा हाशिए पर, मार्जिन्स पर रहते हैं, कश्मीरी लोग। मुझे बताइए ज़रा कि कौन सा वो पल था जब आपने सोचा आर्टिकल 370 जब हटाया गया और कश्मीर को बताया गया कि पहले से भी कहीं ज़्यादा वो भारत का हिस्सा बन गया है, इंटीग्रेशन हो गया है। कौन सा वो लम्हा था जब आपने ये तय किया कि आप आईएएस छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल वो
पर इसके पहले आईएएस आया क्यों था, हाँ, वो थोड़ा सा एक बिल्कुल, ज़रूर। वो समझना ज़रूरी था, क्योंकि आईएएस एक सपना नहीं था कि आईएएस बनना है। अच्छा। ऐसा नहीं था। मैं केरला से आता हूँ और पढ़ाई किया झारखंड में, बीआईटी मशरा में, फिर उसके बाद नोएडा में काम कर रहा था यहाँ पे मोटोरोला सेमीकंडक्टर्स, फ्री स्केल सेमीकंडक्टर्स करके एक कंपनी में। तो वहीं हम लोग एक्चुअली बाहर दिखे कि बच्चे जो है बिहार की जो माइग्रेंट जो लेबर्स है, उनके बच्चे वहाँ पे कूड़ा बीनने के लिए आते थे। तो उनके साथ शाम को ऑफिस से आके वापस शाम को उन बच्चों को पढ़ाना, उस तरीके का। उस टाइम सत्यमेव जयते और उन सब के वक्त होते थे कि कुछ करना है, ये सारी चीज़ों की एक समथिंग गुड नीड्स टू बी डन, वो एक चीज़ था। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली मेरे साथ एक मेरी वाइफ उस वक्त दोस्त थी, वो जुड़ गई और उन्होंने फिर एक बात कही कि हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं वो शायद हम सिस्टम के अंदर जाके मेहनत करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया कि हाँ मैं आईएएस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं तो बल्कि गया था कि चलो डेटिंग कर लेता हूँ साथ में ऐसे करके गया। तो मतलब आप अपनी उस वक्त दोस्त के लिए गए थे जो आपका रोमांटिक बिल्कुल और एकदम से आईएएस हो गया? नहीं, शादी हो चुका था हमारी। अच्छा, पर शादी होने के तुरंत बाद उन्होंने डिसाइड किया कि IAS मुझे करो, अभी सिस्टम के अंदर जाके कुछ करना है, तो मैं जा रही हूँ कर। और मैं मजाक में कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई सीरियसली लिया और उसने डेटिंग सीरियसली लिया। तो वो वैसा ही जब जरा प्री और मेंस क्लियर मतलब एग्जाम का रिजल्ट आया, तो ये था कि बनना उससे ज़्यादा कुछ करना है, उसलिए हम जा रहे थे। कि कई बार हमें क्या लगता है कि क्या बनना है, आपका क्या बनने का सपना है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्या करने का सपना है ना। तो वो बनना एक ज़रिया है वो करने के लिए। तो आप वो क्या करना चाहते हैं उसका क्लैरिटी होना चाहिए। आईएएस बन के आप कुछ भी ना करके भी बैठ सकते हो, जो काम आप आईएएस बन के करते हो वो बाहर बैठ के भी आप कर सकते हो। तो वो करना क्या है उसकी क्लैरिटी ज़रूरत है। वो क्लियर था मेरे लिए कि जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोगों की जो फ्रीडम है, हक है, आज़ादी है, सपना है, उसको बढ़ाने का काम सरकार का है। आज अगर इतना आपका हक है, कल उसका हक आपका ज़्यादा होना चाहिए। इतनी आज़ादी है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। आज इतना सपना देखने के आप अपनी हैसियत रखते हैं तो कल उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वो काम है, मैं दिल से समझता हूँ कि सरकार का, ना कि जनता को बताना कि तुम्हारे लिए ये सही है, तुम ये करो, तुम वो ना करो। वो उससे ज़्यादा जो है उनकी सपना, उनकी आज़ादी, उनके हक, उसके लिए काम करना, उसके लिए हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू में भी ऐसे ही सवाल आए थे। उसके बाद मैंने दिल्ली में जॉब किया है, उसके बाद उसके बाद मिज़ोरम में नाथियाल और आइजोल में कलेक्टर रहा, फिर दादरा नगर हवेली आया। तो जैसे दादरा नगर हवेली आया तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें, क्योंकि डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज एमएचए के अंदर आता है, तो वो एक चीज़ें दिखने को लग गया था कि उनके लिए ये जो फ्रीडम, राइट्स, ये सब सेकेंडरी हो गया। जो नया सरकार आया है उनका कहना है कि हम डिलीवर करेंगे आपको, अब मान लीजिए सिलेंडर दे देंगे या फिर टॉयलेट बना देंगे, सवाल नहीं पूछना है। ये सब फालतू के काम है, ये लुटियंस मार्केट गैंग और खान मार्केट गैंग, वो जो ये इनकी काम है ये सब सवाल पूछना। दिस इज नॉट गवर्नेंस, इज अबाउट गवर्नेंस। मतलब कुछ देना, मतलब आप डिलीवर कर लिया, मतलब रास्ता बना लिया, बस रास्ता बना लिया, आप चुप रहो। अब टॉयलेट बना लिया, पानी नहीं आ रहा है, वो कोई पूछने का हक नहीं है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है तो पूछने के लिए आपको नागरिक बनना पड़ेगा, है ना। पर वो चाहते हैं प्रजा, है ना। वो प्रजा, मेरे लिए समझता हूँ कि मैं वो प्रजा से नागरिक का जो जर्नी था ना, एक हम भारत की जो अगर आज़ादी की लड़ाई देखें तो आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा मैं उसको मानता हूँ कि प्रजा से नागरिक तक का एक सफ़र का टिकट था। कि हम प्रजा थे हमेशा, चाहे कोई भी आए। और तरक्की तो तब भी हो रही थी, हमें बिल्कुल तरक्की तो तब भी हो रही थी, लेकिन पुलिस का जुल्म बिल्कुल वो जैसे डिसाइड करते थे कि हमारी क्या तरक्की होनी चाहिए, उस हिसाब से होगी, है ना। तो प्रजा हम हमेशा से थे और अच्छे प्रजा थे। मान लीजिए राजा कोई भी आए, वो पहले के राजा थे, मान लीजिए मुगल आए, ब्रिटिश आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो प्रजा अच्छे थे, क्योंकि हमने कभी किसी राजा से सवाल नहीं किया। हाँ। पहली बार जो है हमें सवाल पूछने का कि हक है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई के वक्त हमें बताया गया है कि हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछ सकता है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट था कि वो प्रजा से नागरिक तक का सफ़र हमने पूरा नहीं किया। जैसे आज़ादी मिल गया तो अगला दिन सब लोग यहाँ पे नागरिक बन गया, ये नहीं मानता हूँ मैं, पर हम एक सफ़र के लिए टिकट काट के रखे हुए थे कि आज नहीं तो कल जो है हम नागरिक बनेंगे। उस डायरेक्शन में इस देश आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे आके एक सबसे बड़ा चेंज मैं समझता हूँ वो ये हुआ कि एक थॉट की जो वो आए, उन्होंने कहा है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, डिलीवरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछना क्या सही है गलत, ये सब क्योंकि जो टाइम पास करने वाले लोग हैं उनके पास काफ़ी वक्त रहता है, इसलिए वो करते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस आया और उसके साथ क्या हो जाता है कि फिर जो भी सवाल पूछता है उसको एक देशद्रोही या फिर उसका उस तरीके से एक करने लग जाता है, क्योंकि आपकी जो एम है उसे बाधाएं ला रहे हैं। वो आपको इर्द गिर्द भी आपको दिख रहा था। मिजोरम भी आप देखेंगे कि 65 से 85 तक काफ़ी ब्रूटल एक एंटी इंसर्जेंसी कैंपेन रहा है। और मैं जब मिजोरम गया तब मुझे उसके बारे में पता चला।
और मुझे ये हैरान था, मैं यूपीएससी की तैयारी करके पढ़ाई करके सब करके उधर गया हूँ, और जो स्टेट में मेरा पोस्टिंग है उस स्टेट के बारे में मैंने बहुत कम पढ़ा हूँ, है ना। तो वो जानने के लिए मैं क्योंकि न्यूज़पेपर्स कोई कुछ कवर नहीं कर रहे थे। किस साल की बात है? 65 टू 85, 1965 टू 85, है ना। वो एक मेजर एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुआ था। नहीं, आप जिस साल मिजोरम में थे, ये किस वो साल? 2014 से 17, 3 साल। तो उसके वो ये एक था कि हाँ, जब कश्मीर की जो बात आई, 370 का डिसीजन से मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि सही गलत, उससे ज़्यादा मैं मानता हूं कि 370 के बाद आपने एक निर्णय ले लिया, सरकार की कोई हक है, चुनी हुई सरकार है, उनकी बिल्कुल अधिकार है कोई निर्णय लेने का। वो निर्णय लेने के बाद जो है एक जनता का अधिकार है उससे प्रतिक्रिया देने की, मुझे पसंद है या नहीं है, उसका अगर प्रदर्शन है तो प्रदर्शन करने का, कोई भी वो चीज़। अभी हमने देखा दिल्ली में जो हो रहा था, हमने वहां पर क्या तय कर लिया कि हमने ये तय कर लिया कि हमने तो निर्णय ले लिया, अभी तुम लोग सब चुप, किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, जो पसंद है हमें। बल्कि मीडिया ये दिखा रहे थे कि वहाँ पे लोग लड्डू बांट रहे थे। हमें पता है, हमारी बैचमेट्स भी वहीं रहते हैं, हम सब व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि क्या हालत था वहाँ पे, क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, सारी कम्युनिकेशन बंद थी, ना मोबाइल फ़ोन, ना इंटरनेट, ना कार, सारे जितने लीडर्स हैं उन सबको जेल कर दिया। ठीक कह रहे हो। आपको पता है कन्नन कि मैं उन बहुत ही कम पत्रकारों में से एक हूँ जो उस हफ्ते, जिस हफ्ते ये आर्टिकल 370 हटाया गया था, बहुत कुछ दाव पर लगाकर मैं कश्मीर गई थी। और उसी अगस्त के महीने में जब ये हटाया गया, और उसके बाद एक हफ्ता मैं रही थी। एक हफ्ते तक मेरे परिवार को और मेरे दफ्तर को दोनों को ये पता नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, मैं वापस घर आऊँगी या नहीं। हालत ये थी कि एक होटल था, उनमें से सिर्फ एक होटल था जिसमें कि फॉरेन जर्नलिस्ट रह रहे थे, और वहीं पर सिर्फ एक लैंडलाइन काम करता था। जो सब बातें आप कह रहे हैं, मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। मैं बिल्कुल देख नहीं रहा हूँ, मुझे सिर्फ पता है ये बात। तो मेरा ये था कि अगर हम, मुझे याद है मैं अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर रहा था, वाइफ ने बल्कि पूछा है कि कन्नन तुम किसी को भी, तुम लोग जो है, मैं तो सरकार के पार्ट हूँ, आई एम ए ब्यूरोक्रेट, तुम लोग किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो क्या? ऐसे किसी को भी उठा सकते हो, जब मर्जी ट्रांसपोर्ट बंद कर सकते हो, जब मर्जी मोबाइल बंद कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो क्या? मैंने बोला कि देखो, एग्जीक्यूटिव का तो हमेशा ये रहता है कि सबको किसी न किसी तरीके से बंदी रखो, पर एक स्टेट जो है सिर्फ एग्जीक्यूटिव से नहीं बनता है, उसमें जुडिशरी है, उसमें मीडिया का चेक होगा, उसमें सिविल सोसाइटी का चेक होगा, इन सबकी एक चेक होगी उसके ऊपर। स्टेट की जो एक्सेस करने की जो टेंडेंसीज है, मतलब ज़्यादा अपनी उससे बाहर जाके लोगों को वो करने का, कुचलने का जो एक टेंडेंसी स्टेट का रहता है, उस पर एक चेक के तौर पर ये सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। पर उसके बाद एक एक दिन बढ़ता गया, और हमें ये देखने को मिला है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस ने बोला है कि कहीं ना कहीं हाँ, ये जो है नेशनल इंटरेस्ट हमने डिसाइड कर लिया, इसलिए जो भी वहाँ पे होंगे हम उस तरफ देखेंगे नहीं, हम इधर अपने मुंह कर लेंगे। तो कुछ भी हो रहा हो कोई बात नहीं, कोई बड़ा चीज़ के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती रही नहीं, जो उससे कोई बड़ी बात नहीं है करें। पर ये एक बहुत बड़ा डेंजर है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में मानता हूँ कि गोल से ज़्यादा जो है मीन्स, जरिया क्या होगी हमारी आगे बढ़ने की, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है हम सबके बीच में, है ना। हम एक दूसरे को ना हर्ट किए, ना हम एक दूसरे को, मतलब कैसे आगे बढ़ेंगे उसी के बारे में बात करते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक मीन्स का बाउंड्रीज बनाते हैं कि कैसे एग्जीक्यूटिव काम करेगा, कैसे जुडिशरी काम करेगा, सिटीजन्स की क्या रहेगी, वो एक मीन्स बताता है। जब हम ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि मीन्स का कोई मतलब है नहीं, सिर्फ गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ना वो गोल पहुँचते हैं हम तक पहुँचते हैं, ना मीन्स। बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि गोल से ज्यादा मीन्स मायने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने एक केरला से आए हुए लड़के ने अपना सपना पूरा किया, IAS बन गया, और फिर कश्मीरियों के लिए कहाँ केरल, मतलब हिंदुस्तान का एक कोना और दूसरा कोना है कश्मीर। हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी दो अलग अलग कोने। और क्यों आपको इतना महसूस हुआ कश्मीरियों के लिए? मैं बल्कि उल्टा समझता हूँ, मैं शायद गलत तरीके से उसको बता रहा हूँ। मैंने कश्मीरियों के लिए से ज़्यादा मेरी जो अपनी विश्वास है अपने संविधान पे, मैं हर बार यही कहता हूँ। मैं कई बार इधर कॉन्फ्रेंसेस में भी आया हूँ, तो मैं बोला नहीं, मैं किसी और के लिए नहीं किया, मैंने किया है कि मैं सर्विस में आया, मुझे लगा एक मौका है काम करने का, मेरा देश को आगे, मतलब जनता को आगे बढ़ाने का एक मौका है। वो एक विश्वास था अपने संविधान पे कि ये देश जो है संविधान के हिसाब से चलेगी, अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलेगी तो शायद जुडिशरी, मीडिया, बाकी ऑपोजिशन, ये सारे मिलके उनको, जो भी स्टेट है उनको एक वो करेंगे। उस वक्त ऐसा लगा कि हम सबको पता था कि संविधान के हिसाब से नहीं है, सभी को पता था। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि वहाँ पे इमरजेंसी का अगर सिचुएशन था, 3 महीने तक आपने सारी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद किया वहाँ पे, अगर ऐसा एक सिचुएशन था तो आप इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते। आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एक तरीके से वहाँ पे 144 लगा के सारी स्टेट्स को बंद रखा।
महीनों महीनों तक एक पूरा स्टेट को, मान लीजिए दिल्ली को 1 महीने तक बंद रखते, कैसे रहेगा? 2 दिन दिल्ली में इंटरनेट बंद क्या हो गया सीजेपी के प्रोटेस्ट के टाइम पे, कितना परेशानी हुई लोगों कितना को, बड़ा हंगामा कितना हुआ। हो आप गया। ये सोचिए कि एक तो पहली बात वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, मैं चूंकि ऑडियो विजुअल वीडियो पत्रकार हूँ, तो मेरे लिए तो ये भी नहीं है कि कहीं खड़े होकर नोट्स ले लूंगी मैं, तो मैं डाउनटाउन तक जाती थी जहाँ सरकार ने ये बोला था कि कोई नहीं मारा गया। याद है आपको उस वक्त कि देखिए इतना शांतिपूर्ण तरीके से हमने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फिर मैं उस जगह पहुंच गई, उस पीड़ित परिवार के घर पर डाउनटाउन में श्रीनगर में, जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसके पैलेट गन लग गया था, वो बाहर सिर्फ देखने आया था, बाकी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ जाके सरकार की कलई खोली, और उस सब के बावजूद भी एक अलग तरीके की, मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है, और मैं आपकी इज्जत इसलिए भी बहुत ज़्यादा करती हूँ कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश में एक तरह की क्रिमिनल साइलेंस है। मैं ऐसे ऐसे पत्रकारों को जानती हूँ, ऐसे ऐसे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को जानती हूँ, संपादकों को जानती हूँ जो अपने आप को मसीहा कहते हैं कि वो आज़ाद पत्रकारिता के मसीहा हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो उनके लब सिल जाते हैं। और आप एक आईएएस होने के नाते, मतलब आप शायद आखिरी व्यक्ति थे, एग्जीक्यूटिव के पार्ट था, एग्जीक्यूटिव के पार्ट थे आप, कि आपसे सोचा जाता कि आप कश्मीरियों के लिए बात करेंगे। अब जब आज के कश्मीर को आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? नहीं देखिए, मैं उसके बाद कई बार बात किया इधर लोगों से। एक तो काफ़ी सारे कश्मीरी मुझे कहते हैं कि मिलके इधर आप कश्मीर को समझते नहीं हैं, तो आप थोड़ा दूर रहिए। ये मुझसे बहुत ऑनेस्टली कई बार कहा है। तो मैं उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जो वैल्यू सिस्टम था वो, मैं कई बार बोलता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं किया, लेकिन कश्मीरियों के लिए नहीं किया है कि ऐसा है। अगर मेरी एक बिलीफ है अपनी देश में, अपने संविधान पे, अगर हम अपने ही संविधान को, किसको बेवकूफ़ बनाया हमने? अगर हम कह रहे हैं कि संविधान में ये लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, हमने ये कुछ हटा दिया, ये हटाने से क्या हो जाता? मुझे कोई लॉजिक भी नहीं समझ में आ रहा था। लोग तो उस वक्त कह रहे थे कि ये हटाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जैसे कि सारे आतंकवादी जो है संविधान पढ़ के आता है, क्या जो 300 ये है, 370 नहीं है, हाँ, अभी हम नहीं कर सकते। क्या बेवकूफ़ी वाली लॉजिक देते हैं, मतलब ये बहुत जबरदस्त। इससे पहले किसी ने ये बात नहीं कही। नहीं, मतलब मुझे तो पूरी लॉजिक भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या आप चाह रहे हो। आप जिनको आप एक करना चाहते हो, उन्हीं को चोट पहुंचा के आप एक कैसे कर सकते हो? वो नहीं कर सकता। मेरे दिल बहुत क्लियर है कि हाँ, साथ में रहना है, वो है, बट यू कांट हर्ट समबडी एंड से दैट ओके दिस इज द वे विल सिट टुगेदर, यू नो, विल स्टे टुगेदर। आई डिड नॉट सी दैट एज अ वे ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे ऐसा लगा नहीं। ये तो हम अपने आप को हुडविंग कर रहे थे कि हमने संविधान में एक कुछ चीज़ थी, हमने प्रेसिडेंट, वो ठीक है, आपको जो सही लगा आपने कर लिया, आपने उसके बाद किया, बट बुलिंग द सिटीजन्स, है ना, इतना तो हम मानते हैं कि सारे सिटीजन्स हैं, चाहे वो मिजोरम के हो, चाहे वो अरुणाचल के हो, चाहे कश्मीर के हो, चाहे केरला के हो, चाहे कहीं का भी हो, सारे तो सिटीजन्स हैं। अब सिटीजन्स का राइट्स तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने राइट्स दिया है वो तो बराबर के सबके राइट्स है। अगर उसको आप बोलेंगे कि नहीं, एक जगह पे नहीं, हम इसको लागू ही नहीं कर सकते, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है, आपको लग रहा है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो करिए, उसके बाद तो एटलीस्ट आई बिलीव दैट हाँ, इतना सीरियस थ्रेट था कि आपने इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। आप कह रहे हैं कि कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो फिर राइट्स की वायलेशन क्यों कर रहे हो, है ना? जो उनके अधिकार है उसके वायलेशन। तो मेरा ये था कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कितना सीरियसली लेते हैं। ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए कुछ क्या कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कितना सीरियसली लेते हैं, हम उसके लिए क्या एक्चुअली बिलीव करते हैं कि नहीं करते। इस्तीफा क्यों? इस्तीफा क्योंकि मैं अंदर रहते हुए अगर बात करता तो वो कंडक्ट रूल वायलेशन होता, कंडक्ट रूल वायलेशन होता, और फिर ट्रांसफर्स होते ना, मैं अपने लिए फायदा मतलब करता, ना जनता के लिए फायदा होता, ना किसी को कोई मतलब नहीं होता। सोचा था इस्तीफा देने से पहले कि अब क्या करना है? नहीं, एक्चुअली सोचा था कि ऐसा था डिस्कशन कि ये गलत हो रहा है, इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा। मुझे नहीं पता था आपकी रिपोर्टिंग उस वक्त, है ना, तो मैं जो देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो सबको पता है कि गलत है, पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। मैं अपनी बैचमेट से भी, मतलब अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, मैक्सिमम लोग भी यही बोल रहे हैं कि हाँ गलत है यार, ये तो क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है देश में। तो ग्रुप्स में मैं कुछ किसी पे लिखने लग गया तो मुझे सीधा सीनियर्स ने बोला है कि कनन ये सब फालतू की चीज़ें मत लिखो, मतलब चुप रहना सीखो, मतलब ऐसा मैसेज आया। तो मुझे एक बात भी लगा कि मैं 60 साल तक रिटायरमेंट तक वेट करूँ अपनी बात रखने के लिए, मुझे जो सही गलत लगता है फिर उसके बाद मैं बोलने लग जाऊँ कि ये गलत था, ये सही था, कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोगों से बात करने लग गया तो बल्कि एक ने बोला है कि तू भी तो क्या कर रहे है, तू भी तो क्रिबी कर रहे हैं, बस हम एक दूसरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, तो भी कुछ कर। फिर ऐसे मस्ती में उसने बोला, तो मस्ती में मैं भी उसको सीरियसली लिया, सोचने लग गया कि हाँ कुछ करना चाहिए। ये जो एक, जब और कोई बोल नहीं रहे और वो उनको अगर खुद को बोलने का होता तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी उनके लिए बोलने के लिए। जब उनकी आवाज़ बंद किया आपने, जब आपने सारी कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया, तो फिर किसी और को तो बोलना पड़ेगा ना उसके बारे में। तो वो जो बोलना था
मुझे लगा कि हाँ, इससे एक तरीका है कि मैं पेपर पुट करूं और उसके बाद मैं अपनी डिसेंट तरीका ये है, सरकार में रहते हुए सरकार के क्रिटिसिज्म करने से बेहतर है कि मैं अपनी इस्तीफा दूं और फिर अपनी बात रखूं। तो सिर्फ बात रखने के लिए इस्तीफा दिया या उसके बाद कोई ऐसा प्लान था कि अब कुछ और करना है? नहीं, क्योंकि आप जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और समाज को सुधारने के लिए, आपने बताया नोएडा के कूड़ा बीनने वाले बच्चों को आप पढ़ाते थे, उससे कहीं ना कहीं आईएएस का सफ़र बिल्कुल की शुरुआत हुई। तो फिर ये नहीं सोचा था कि अब क्या करना है? नहीं, बल्कि ये था कि अभी नौकरी क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर लास्ट दिन एक दिन तो पेपर लिख के हम वापस डिस्कस किए, यार कुछ भी नहीं मिलेगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो मतलब वाइफ, किड, माँ सब है, मतलब ऐसा नहीं है कि तो फिर एक दिन ऐसा है कि कुछ नहीं है तो यूपीएससी का कोचिंग करा लेंगे, क्योंकि आईएएस हो गया है तो बच्चे तो पढ़ने तो आ जाएंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, समथिंग विल बी एबल टू डू। उसके बाद फिर रेजिग्नेशन था। मुझे बल्कि लोगों ने ये भी मैसेज किया कि उस वक्त तुम बेवकूफ़ हो, मैक्सिमम क्या आधा घंटा तुम्हारा उसके कारण इस बारे में बात होगा, उसके बाद तो भूल जाएंगे लोग। हाफ एन आवर दे डिस्कस एंड यू आर बीइंग अ तुम अपनी पूरी लाइफ की बर्बाद कर रहे हो हाफ एन आवर की डिस्कशन के लिए, मीडिया अटेंशन के लिए, ऐसे बोला। तो मुझे याद है मैं उस टाइम बहुत पैशनेटली हाई था, तो मैं उस टाइम उनको बोल रहा था कि हाफ एन आवर भी अगर इसके बाद मेरे कारण अगर उस मुद्दे पे डिस्कशन हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम 1 मिनट भी नहीं करना चाह रहे। हम सोच रहे हैं कि सब कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, उस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो गलत है, इसके बारे में बात होनी जरूरी है। तो एग्जैक्टली वैसे ही निकले। तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ऐसा कुछ वो नहीं था। उसके बाद नहीं तो ये लोगों को पता नहीं था कि 7 साल बाद भी कोई आपका इंटरव्यू कर रहा होगा। और उसी बात हम डिस्कस कर रहे होंगे, वही बात डिस्कस कर रहे होंगे। आई थिंक समवेयर एट टाइम्स छोटी पिंचेस ना हमारी समाज को ज़रूरत होती है कि हाँ, हम कई बार एक स्लम्बर में चले जाते हैं, हाँ सब कुछ ऐसे ही होगा, अब कुछ होगा नहीं आगे। वो पिंच ना कहीं किसी का सैक्रिफाइस, किसी ने किसी लाउड वॉइस, किसी ने किसी का कुछ एक्ट, और उसी से इतिहास बनता है। वो आपके जैसे जो होपलेस रोमांटिक्स हैं, यानी जो रोमांस का मतलब जो संविधान के लिए रोमांस है, उनका लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए, शायद इसी की वजह से ये बचा हुआ है। वरना आप सोचिए इस सड़े हुए समाज में जो भारत का बन गया है पिछले 1 दशक में, अब बाकी क्या है? आपके जैसे लोग क्यों रहेंगे इस देश में, या मेरे जैसे लोग भी? क्या हमारे पास मौके नहीं है कि हम जाके कहीं विदेश में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके अपनी एक साइलेंट सी अच्छी सी ज़िंदगी गुजारेंगे? कोई छोटी मोटी नौकरी हमें मिल जाएगी और कम से कम साफ़ हवा, साफ़ पानी, बिल्कुल, कम से कम सांस अच्छा ले पाएंगे, हेल्थ हमारा अच्छा है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एक अच्छा हिसाब होगा। अब मैं आ जाती हूँ आपके आज पर। आपका ये सफ़र जाना ज़रूरी था ये समझने के लिए कि आज आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपने 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, 6 साल का वक्त क्यों लगा और कांग्रेस पार्टी क्यों? देखिए, उसके बाद रेजिग्नेशन के बाद मैं कई जगह बात करने गया था इसके बारे में ही, तो क्यों रिज़ाइन किया उस तरीके से। तो एक जगह मुझे याद है कि अगस्त 2019 की बात है, जस्ट रेजिग्नेशन के 1 हफ्ते के बाद है, चेन्नई गया था। चेन्नई में एक बार इस ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसे बात कर रहा हूँ। तो एक लड़की खड़ी होकर उठ के बोलती है कि मैं 23 साल की हूँ, मैं बंगाल से आ रही हूँ, ये सब जो बोल रहे हैं ना बकवास, मतलब ऐसे बोला, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब तब रहेगी जब कोई नागरिक रहेगा। तो वो CA NRC का मुझे नहीं पता था उसके बारे में उस वक्त। तो असम के NRC ऐसे सोचता था कि सिर्फ असम में एक NRC हो रहा है। तब उसने उठ के बोले कि जब मैं नागरिक ही नहीं रहूँगी तो कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कौन सी राइट, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे लिए क्या वैल्यू है इसका। तो मैं तो उस वक्त बहुत कनेक्ट हो गया था कि मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ समथिंग आई हैव टू स्टडी। तो मैं वापस आया, फिर 1-2 लोगों से और बात किया, बट शी वॉज अ हिंदू एंड शी हैड कम दैट 71 पार्टीशन के बाद की। देन आई केम बैक महाराष्ट्र में मैंने ऐसे दो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनसे बात किया कि भाई देखो ऐसा हो रहा है। यंग बच्चे थे, तो उसका मुझे अभी भी याद है, एक लड़का जो है उसका दाढ़ी था इतना लंबा, और ये बात करते करते ना, मतलब उसमें उसके आंसू जो है इधर ऐसे टक 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 करके दाढ़ी पे आ रहे। तो मैं अचानक सोचा क्या हुआ, नाम नहीं ले रहा हूँ, तो क्या हुआ, तो उसने अपने व्हाट्सअप दिखाया, अगस्त सितंबर की बात है, सितंबर फर्स्ट वीक। उसने दिखा के ये बोलने लग गया है कि इसमें देख लो, हम सब ये तैयारी कर रहे हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए। तो मैं बोला मुझे तो ये पता ही नहीं है, उस लड़की को पता है, तुम्हें मुंबई में रहते हुए पता है, वो तो बंगाल में रहती है इसलिए शायद उसको पता है, तुम्हें मुंबई में रहता है इसलिए पता है क्योंकि तुम मुसलमान हो, ठीक है। मुझे तो इसके बारे में ही नहीं पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है देश में NRC के बारे में, आई एम नॉट कंसर्न्ड। देन उसने उसके बाद कुछ एक स्टेटमेंट बोला, 2 लोग थे,
बोला है कि मेरा जो दादा है वो सुभाष चंद्र बोस के साथ आईएनए में जंग लड़े थे, वो डॉक्यूमेंट्स हम ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल जाता है तो फिर हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो 1970 के डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये सब कहानियाँ चल रहा था। तो मैंने तो ऐसे एकदम हीरो की तरह उसको बोला है कि भाई अगर वो मिल भी जाता ना उसको जला देना, तो क्योंकि तुम तो दे पाओगे, बाकी लोग कहाँ से दे पाएंगे, तो ये गलत है कि तुम उसको अपने आप को बचा लोगे ऐसा। तो उसने मुझे बोला कनन ये सब रहने दो, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट के बावजूद ना मुझे यकीन नहीं है कि मैं रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे लिए बोलना आसान है क्योंकि उसके बिना भी तुम यहाँ रह लोगे, ठीक है। तो एक वो क्लैरिटी आ गई कुछ कि भी नहीं हुआ तो आपको सीए में सिटीजनशिप किसी तो तरीके मिल से कुछ जाएगी। he didn't know that CA thing at that point of time, it was not under like discussion at that point of time। तो उसने बस इतना बोला कि तुम्हें टेंशन नहीं है क्योंकि यू फील बाय डिफॉल्ट, है ना, हमारे लिए बल्कि इट्स अ प्रूफ, वी आर लुकिंग फॉर 100 अदर डॉक्यूमेंट्स। दैट इज व्हेन आई रियलाइज दिस NRC इज अ डेंजर। देन आई स्टार्टेड डिगिंग अराउंड इट, पढ़ना शुरू किया, अच्छा कानून लाना क्या डिस्कशन हो रहा है। फिर करीबन 30-40 CA का मूवमेंट शुरू होने से पहले करीबन दिसंबर में 30-40 जिला सिटीज़ घूमा और वहाँ पे छोटे छोटे कमिटीज़ बनी कि कैसे NRC के खिलाफ हम, एक क्लैरिटी आ गया था कि पॉलिटिकल अपोजिशन, इलेक्ट्रल अपोजिशन शायद उस टाइम पॉसिबल नहीं है, पर क्योंकि 350 सीट या कुछ तो हाई पे थे इलेक्ट्रली, और पर एक पब्लिक अपोजिशन जो है, पब्लिक मूवमेंट उस वक्त बिल्कुल लगा कि ये पॉसिबल है और करना चाहिए। और जनता को बुलिंग करेंगे, अगर जनता से साथ ऐसे करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है, इंडियन डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है, और लोकतांत्रिक तरीके से इसकी जो है एक वो होना चाहिए। तो ऐसे गया हर जगह, बिहार गए, महाराष्ट्र, एवरी अक्रॉस द कंट्री, है ना, ट्रैवल किया, छोटे छोटे मेरा ये सेशंस होते थे कि अपकमिंग NRC व्हाट टू डू, एंड दिस इज मच बिफोर दिसंबर एंड ऑल। फिर दिसंबर आया तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो कई बार मैं डिटेन हुआ, अरेस्ट हुआ, FIR हुए, कई सारी चीज़ें हुए। उस वक्त हम क्लियर थे कि इसको जो है किसी न किसी तरीके से हमें रोकना है। अभी SIR हो रहा है और उसमें अगर 4 लोगों को वोटिंग राइट्स जा रहा है, उनको लग रहा है कितना ज़्यादा उनका परेशानी हो रहा है। सोचो अगर वोटिंग राइट्स की जगह पे वो सिटीजनशिप राइट्स होती तो कितनी मुश्किल होती कि अब सरकारी दफ्तर के बाहर हम नागरिक है बोलने के लिए, तो हम उस वक्त बोलते थे कि नागरिक जो है सरकार को डिसाइड करते थे, अब सरकार जो है नागरिक को नहीं ये डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एक उसकी बात काफ़ी टाइम चला, 2020 का आई थिंक कोविड तक तो मूवमेंट काफ़ी जोर से चला। तो उस वक्त तक भी मुझे ये क्लियर था कि शायद पॉलिटिकल अपोजिशन पब्लिक मूवमेंट के थ्रू ही हो सकता है। उसके बाद कहीं जगह पे बात करने लग गए, पॉलिटिकल पार्टी क्लियर नहीं था, वो तब भी क्लैरिटी नहीं थी, पावर का चेज का क्लैरिटी नहीं थी कि जो परस्यूट ऑफ पावर है उसका। तो मैं ऐसे मानता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 2 कारण से ज्वाइन करता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से, या फिर आपको कोई कन्विक्शन हो कि मेरा जो थॉट और पार्टी के थॉट बराबर है और इसके साथ मुझे जाना चाहिए, या फिर आपको एम्बिशन हो कि मुझे इसके जरिए कुछ करना है। 2 चीज़ें, दोनों मिक्स भी हो सकता है। एक चीज़ होती है कि मॉरल एम्बिशन, आपकी कन्विक्शन की बेसिस पे आपको एम्बिशन होना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, है, तो वो क्लियर था। पर मुझे ना कन्विक्शन और एम्बिशन किसी तरीके से वो हो नहीं रहा था। पर कई सारे जगह पे फिर वापस ट्रैवल करने लगे तो लोग एक चीज़ कहने लगे कि आप ना ये कह रहे हो कि क्या गलत है, पर आप ये नहीं कह रहे हो कि क्या सही है। तो ये जो है आप सबको ये कह रहे हैं, हम मान भी रहे हैं आपकी बात, है ना, हम इसके खिलाफ हैं, हाँ, लेकिन हम करना क्या चाहते हैं, हम किसके साथ है। मैं ये नहीं कह पा रहा था कि मैं इसके साथ हूँ और ये सही है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हाँ नागरिक ये जो कर रहा है वापस हमें नागरिक से प्रजा के तौर पर लेके जा रहा है, ये क्लैरिटी उस पर आ रहा। तो किसी ने एक चीज़ बोला कि आप एक काम करो, आप बैठ के ना आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में लिखो, ठीक है, आप क्या सिटीजन के लिए क्या करना चाहते हो, आपकी विजन क्या है। तो मैंने एक छोटा मोटा अपने बारे में उसका लिखने लग गया। जब एक बार थोड़ा सा आइडिया लग गया तो उसके बाद कई सारे कांग्रेस की जो साथी थे उस वक्त भी काम कर रहे थे। जैसे मेरे बाद रिजाइन किया था शशिकांत सेंथिल जी, तो उन्होंने 2021 में ही कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे और तभी से बोल रहे थे कि कनन आ जाओ ज्वाइन करने के लिए। और कन्हैया, जिग्नेश, इन सबके साथ दोस्ती थे, उन लोग भी कह रहे थे वो सब हम CNRC के मूवमेंट में, वो भी एक दौर था। हाँ बिल्कुल, कितने सारे आइडियलिस्ट यंग मैन एंड वुमेन, मतलब वो बहुत खूबसूरत दौर था, पूरा देश घूम के जो है कर रहे थे। तो उन लोग सब भी ये था कि आ जाओ तुम कांग्रेस में आ जाओ, तो वो बातचीत होते रह रहे थे। फिर एक तो मैंने देखा अपने जो लिखा है और कांग्रेस की खुद की जो अगर चीज़ें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स क्या देखोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही है कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन भी। दूसरी बात किसी ने मुझे बोला है कि कन्नन तुम्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कांग्रेसी का लेबल से डर है, तुम्हें यह डर है कि कोई तुझे कांग्रेसी ना बुलाए। अभी तक तुम्हें एक इंडिपेंडेंट होने का वो था, हाई था, है ना, मैं ना पार्टी वार्टी का हूँ नहीं, मैं बस मेरा इंडिपेंडेंट व्यू है,
तो मैं इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो देयर वाज ए ऑल्सो इस पे एक खुददारी, मतलब एक ईगो सेटिस्फैक्शन या कुछ भी है वो भी है। तो किसी ने मुंह पे बोला है कि और कुछ नहीं है, तुम्हारे कोई डिफरेंस नहीं है ओपिनियन में कांग्रेस के साथ, सिर्फ एक ही चीज़ है कि तुम्हें डर है कांग्रेसी बुलाने से। तो उसी दिन आप देखोगे मैंने ट्विटर पे जाके बोला कि ये डर है क्या, शायद इसलिए शायद मैं कर रहा हूँ। तो मैंने जाके अपनी ट्विटर की बायो में सिर्फ कांग्रेस ही लिख दिया कि ये जानने के लिए कि मेरे अंदर ये डर क्या होता है। हाँ नहीं, बाकी अपने लिए लिखा, अच्छा, किसी और के लिए नहीं। तो सिर्फ क्योंकि हो सकता है ना मुझे डर हो, कोई मुझे बोल रहे हो कि तुम ये हो, और हो सकता मैं हूं, और वही लिख दिया, और मुझे वो डर है कि अच्छा मैं ऐसा ना हूं कि मैं वो हो जाऊं, तो क्या है, मतलब लेबलिंग से डर लगता है हमें। तो लेबल का डर हटाने के लिए मैंने लिखा। उसके बाद इसके दौरान कई बार बातचीत भी हुई कांग्रेस के लीडरशिप के साथ भी, ज्वाइनिंग के बारे में भी, अलग दूसरी चीज़ों के बारे में भी। फिर एक बार अभी लास्ट ईयर फिर से एक बार बातचीत हुए, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। राहुल गांधी जी उनके साथ ही मीटिंग था, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने बताया। वो बोला कि एक टॉफ़ी है और रैपर था उसके ऊपर, तो व्हाट इज़ दिस पूछा, मतलब गाड़ी में जा रहे थे तो व्हाट इज़ दिस, तो मैं बोला टॉफ़ी। तो ये आज समथिंग लाइक, वो रैपर मेला था, फटा हुआ था, मतलब फटी हुई, बहुत पुराने रैपर थे। तो तुम इस मिठाई को या स्वीट को या टॉफ़ी को इसके रैपर से जज करोगे या उसके अंदर क्या है उससे जज करोगे, ठीक है। तो अगर रैपर से जज करोगे तो ये तो मेला है, ये तो बहुत ही गंदा, काफ़ी वक्त हो चुका है इसमें, बट अगर अंदर जो है वो स्वीट उतना ही स्वीट है, ठीक है। तो ये एक क्लैरिटी लाया कि हाँ, मैं जो कांग्रेस को जज कर रहा था, मतलब क्योंकि मेरे न्यूज़ से जो मिल रहा है, कहीं फ्यूडलिस्टिक होगा कुछ लीडर्स, कहीं हो सकता है कुछ करप्शन की, तो एक छोटी मोटी एक चीज़ में फ्रिक्शन ला रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये मैं तो आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता हूँ ना ऐसा। तो बट वो एक बहुत बड़ा एक क्लैरिटी लाया है कि हाँ, कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी ऑलवेज वन और टू थिंग्स हियर एंड देयर, पर वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है, वो अगर क्लैरिटी हो तो आप लंबा उसके साथ सफ़र कर सकते हो। तो वो जब हुआ, वो डिस्कशन हुआ, एंड देन सेकंड थिंग ही सेड इज, उन्होंने बताया कि उनके लिए कांग्रेस क्या है, और उसके बाद मुझे बोला है कि बट दैट इज़ फॉर मी, व्हाट इज कांग्रेस फॉर यू, वो तुम्हें खुद अपने डिस्कवर करना पड़ेगा। तो दिस टू थिंग्स साइंड ऑफ आई फेल्ट, मुझे जो करना है उसका स्पेस मिलेगा, हाँ, और जो मेरी जो थॉट्स है, मैंने जो लिखा था वही सिमिलर है, और उसी के साथ मुझे आगे बढ़ने का एक वो रहेगा। मैं अब राहुल की कांग्रेस पे आ जाती हूँ कि कैसी है राहुल गांधी की कांग्रेस। कांग्रेस तो एक ज़माने पुरानी पार्टी है, आज़ादी के आंदोलन से निकली पार्टी है, उसके बहुत सारे चेहरे रहे, बहुत रूप रहे। एक ज़माने में कांग्रेस बहुत कम्युनल हुआ करती थी, एक ज़माने में कांग्रेस बहुत करप्ट हुआ करती थी, उससे पहले कांग्रेस बहुत नेशनलिस्ट हुआ करती थी। अभी कांग्रेस सोशल जस्टिस की बात करती है, युवाओं की बात कर रही है। पार्टी के भीतर ही कोई याद दिला रहा था कि जो पप्पू शब्द दिया गया है, ये किसी बाहरी ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को, जिन्होंने पप्पू कहना शुरू किया, यानी कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, और उसके बाद ये शब्द बाहर निकला है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं है। अभी जो राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले मैं उससे शुरुआत करती हूँ। अभी प्रयागराज में, इलाहाबाद में उनका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, सुना है कई लाख युवा वहाँ पहुँचे। एक ऐसे व्यक्ति को जो माना जाता है कि राजकुमार है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, क्यों कई लाख लोग युवा पहुंचे, क्या देख रहे हैं वो राहुल में? राहुल 3 बार नाकाम हुए हैं, 2014 में कुछ नहीं कर पाए, 2019 में कुछ नहीं कर पाए, 2024 में कुछ नहीं कर पाए। देश में देखिए आप, मेरे ख्याल से कितना 2-3-4 राज्यों में फ़िलहाल सरकारें बची हुई हैं, किसी तरह जैसे तैसे। क्यों लोग पहुंच रहे हैं राहुल को सुनने के लिए? एक तो जो है, मैं उनको ऐसे एक आइडियोलॉजिकल एंकर की तरह देखता हूँ, जो कि एक डायरेक्शन देते हैं पार्टी को ओवरऑल, लाइक जो ना किस तरफ, उधर से बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, पार्टी उसी के अराउंड रहेगा। और रादर देन, अगर मैं पर्सनली उतना, एक ही साल हुआ है और मैं अपने लेवल पे अपने काम करते रह रहा हूँ, तो उतना मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस तरीके से है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर देखता हूँ, रेजिलियंस जो है वो इमेंस है। वो जो रेजिलियंस है, मुझे लगता है वो कनेक्ट करता है लोगों को। जो लोग 2 तरीके का वो है, जिनको हर एक चीज़ पहले ही अटेम्प्ट में जिनका सक्सेस मिलता है, और एक बहुत लोग जो ऐसा है, वो पहला अटेम्प्ट के बाद शायद सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि उनकी एक रेजिलियंस है, उनकी एक कमिटमेंट है, उनको पाने की वो क्लैरिटी है, उसके लिए वो रेजिलियंस जो है वो बिल्कुल एक कनेक्ट होता है। दूसरी जो है, ही हैज़ ऑलवेज बीन, आई थिंक, रीडिस्कवरिंग, ही हैज़ ऑलवेज बीन ओपन टू, अभी
अभी आज आप देख रहे होंगे कि जेनजी, पर उन्होंने 2 साल पहले ही शायद एक बहुत अच्छा एक क्यूट बहुत इंटरेक्शन किया था कि जेनजी क्या होती है और जेनजी के लिंगो क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले जनता बहुत पहले, कितने पहले की बात है कि वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ एक जनरेशन आ रहा है जिनकी भाषा, जिनकी थॉट्स, जिनकी थोड़ा डिफरेंट है और उनकी वैल्यू सिस्टम थोड़ा बड़ी लिखो खुला हुआ है, दे आर मच मोर फ्री इन दैट वे। हमें एक छोटी सी काम अगर किसी माँ बाप से भी पूछना होता है कि हमें 2 बार सोचते हैं, उन लोग बहुत खुल के पूछते हैं, राइट। सो देर इज अ जनरेशन दैट इज कमिंग अप विच इज अनअफ्रेड टू आस्क। जो सवाल पूछने से वो पीछे नहीं हटते, चाहे अपने परिवार से हो, चाहे अब जहाँ पे वो काम करते हो कंपनी से हो, या फिर जहाँ पे अपनी बॉस से हो, या फिर वो देश से हो, या फिर देश के जो प्रधानमंत्री से क्यों ना हो, है ना। तो वो जो सवाल जो पूछने का जो उनको डर नहीं लगता, इसे एक जनरेशन निकल के आ रहा है। वो कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खड़ा है और वो सवाल पूछ रहे हैं कंटिन्यूसली। उनको दिख रहा है कि उनके सवाल जो है ये व्यक्ति पूछ रहे हैं, चाहे जितना मर्जी आपको ट्रोल करे, चाहे जितना मर्जी क्या करते हैं हम लोग सब, चाहे वो बूमर और हम लोग सब क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि चुप कर, तुमको क्या आता है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, यही है ना। और यही तो है रिएक्शन उधर भी, है ना, क्या पता इसको कुछ नहीं आता। मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन है ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता। तो आई थिंक द कनेक्शन कम्स बिकॉज मे बी he stands for the values, he stands for मतलब जो सवाल पूछने का एक फ्रीडम है बिना डरे, है ना। वो आगे का नहीं सोचता। मैं एक छोटा सा मतलब कंपनी का कंसल्टिंग का काम करता हूँ, तो वहाँ पे जो यंग बच्चे आते हैं उनको कोई डर नहीं होता। वो पूछते हैं कि सैलरी के अलावा कोई बेनिफिट नहीं है क्या, और क्यों नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो आया, नौकरी की है, पहला महीने भी नहीं हुआ, ऑफर लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद पूछ रहे नहीं है, क्यों नहीं है ना। तो ऐसे तो बिकॉज पूछना तो उनका हक है, उसमें मुझे ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी हम ऑफेंड होते क्योंकि हम ऐसे नहीं थे, हम नहीं पूछते थे। हमें लगता था कि नहीं यार ऐसे कैसे पूछ लूं, मतलब शायद 2 साल अच्छा काम करके फिर पूछूंगा कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ऐसा नहीं, वो आप बता दो, वो भी ऑफेंड नहीं हो रहा है, मतलब अपने राइट्स के साथ आया है, बिल्कुल क्लियर है, वो क्लियर है, वो अपनी सवाल रखते हैं और सामने वाला उसका जवाब दे, उसके ऑफेंड भी नहीं होता, वो आगे बढ़ता है। लेकिन कन्नन ये बताइए कि आप राहुल गांधी के बारे में, मुझे भी उनकी कई चीज़ें पसंद हैं, उनकी राजनीति की कुछ चीज़ें नापसंद भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक आइडियलिस्ट आप होना तो अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक आइडियलिस्ट हो सकते हैं, मैं एक आइडियलिस्ट हो सकती हूँ, लेकिन राहुल गांधी को कब तक ये देश इंतज़ार करेगा कि वो हमारे सामने चुनावी नतीजे लेकर आएँ, इलेक्टोरल रिजल्ट्स लेकर आएँ? क्योंकि एक सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसका सबसे बड़ा नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब एक तरह का शेडो प्राइम मिनिस्टर, अगर यूके में होता तो उसी तरह से जैसे वहाँ शेडो अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो कब तक देश इंतज़ार करे राहुल गांधी के उस लम्हे तक आने का जहां वो जीत डिलीवर करेंगे? आपके जैसे लोग भी इतने दिन से साथ में हैं, आपने देर से शुरुआत की और बहुत सारे लोग भी हैं, थक रहे हैं लोग कि राहुल गांधी की कांग्रेस जीत क्यों नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल, देखिए, जीतने का जिम्मेदारी मैं नहीं समझता हूँ कि एक व्यक्ति के ऊपर आप कर सकते हैं कि पूरी की पूरी जीतने के। जो स्टेट के इलेक्शन है, जो जीतने की जिम्मेदारी है हमारी अपने अपने स्टेट में। जीत रहे ना, अभी केरला जीते, मतलब कर्नाटक जीते, तो जीत भी रहे, ऐसा नहीं कि इलेक्शन जीत नहीं रहे। दूसरी एक बात है कि जो स्पेस था, जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस था जहाँ पे अपनी वैल्यूज़ रख के एक नॉर्मल लड़ाई लड़के हम जीत सकते थे, वो स्पेस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा श्रिंक हुआ है। आप मतलब एक स्पेस, मान लीजिए मीडिया का स्पेस देख लीजिए, मान लीजिए वो एग्जीक्यूटिव की स्पेस देख लीजिए, आप ईडी का एग्जांपल देख लीजिए। अगर उन्होंने 100 केसेस किया है तो 93 केसेस जो है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर थे, उसमें कोई कन्विक्शन हो ना हो, तो जीत के भी आए तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। कितने सारे एमपी से जो जीते, अभी बंगाल से जीते थे ना, बीजेपी के खिलाफ ही जीते थे ना, उसका रेलेवेंस है क्या? वो रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि अगले दिन उनके ऊपर कुछ ये हो जाता है या फिर वो इधर आ जाता है ना। इलेक्ट्रल विक्ट्री विल चेंज इज, आई थिंक, वो क्योंकि हमारे अंदर वो है कि जल्दी कुछ ना कुछ बदलो यार, कुछ जल्दी नहीं, देर हो गई अभी, कुछ बट जल्दी कुछ करो ऐसा। पर क्या है, एक लंबे टाइम तक जो है उनको अगर चेंज भी हो जाए, वो इलेक्शन भी जीत जाए, जब तक उनकी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है कि हम क्यों इसके खिलाफ है। हम इसलिए नहीं इसके खिलाफ क्योंकि हमें भाजपा से टिकट नहीं मिला, तो उधर से टिकट नहीं मिला तो इधर मिल गए और जीत गए और फिर आ गए, और फिर हम जैसे वो उधर से मिल जाएगा तो उधर चले जाएंगे, या कुछ या धमकी आ जाए या फिर कुछ लालच की कुछ काम आ जाए तो फिर उधर चले जाएंगे। तो ये पॉलिटिक्स तो करने के जिता के भी कोई फायदा नहीं है ना। एक रीजन ये है कि आइडियोलॉजिकली कनेक्ट करने का देयर हैज टू बी अ लार्ज पॉलिटिकल कैपिटल। एक पॉलिटिकल कैपिटल कांग्रेस के लिए जरूरी है जो कांग्रेस के आइडियल्स पे खड़े हो, तब जाके जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स का वैल्यू होगा। आपने अच्छी बातें तो बहुत सारी बताई कांग्रेस के बारे में। अब मुझे ये बताइए कमी क्या है, कहाँ आप जैसे लोग जो आए हैं
तो आप कोई ऐसी जगह होगी जिसको भरने आए होंगे, कोई खाली जगह होगी जिसको भरने आए होंगे, कुछ कंट्रीब्यूट जब करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ कांग्रेस को बेहतर करना है? मैं जैसे समझता हूँ कि ना जो रियल पॉलिटिकल टैलेंट हंट है वो मूवमेंट्स है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स है। जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई थी, उस वक्त बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट था। उस वक्त हर एक जगह पे कुछ ना कुछ एक लीडर, पॉलिटिकल टैलेंट हंट मतलब पॉलिटिकल टैलेंट की 2-3-4 कैरेक्टरिस्टिक मैं समझता हूँ। एक तो करेज होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सत्ता के खिलाफ आप लड़ रहे होंगे। दूसरा, आपको कन्विक्शन होना चाहिए और दूसरों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, कि खुद को, जनता को मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी, रिसोर्स को मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी। ये 3-4 चीज़ें मानता हूँ कि ज़रूरी है पॉलिटिकल टैलेंट के तौर पर। तो उस वक्त आप देखेंगे कि पूरे देश में लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स बन के आ गए। उसी का एक कांग्रेस जो है कांग्रेस बने। जो ओरिजिनल पॉलिटिकल टैलेंट इतना अच्छा था कि 30-40 साल तक हम उस पॉलिटिकल सस्टेन कर गए। उसके बाद के अगर आप देखेंगे ना, सारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स या स्ट्रगल्स इंडिया में हुए वो एंटी कांग्रेस मूवमेंट्स हुए। तो जो नया ब्लड्स, जो पॉलिटिकल टैलेंट निकल के आया, चाहे वो एंटी इमरजेंसी के मूवमेंट देख लीजिए, जिन्होंने सारी जगह पे, मतलब अभी उनकी ख़त्म हो रहा है, जो जेडीयू मान लीजिए, सपा मान लीजिए, ना ये जो आरजेडी मान लीजिए, जेडीएस मान लीजिए, ये सारे जो है जितने 3-4 स्टेट्स की जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, ये सब एक स्ट्रगल से आया है। वो स्ट्रगल था इमरजेंसी के खिलाफ, जो एक मूवमेंट था। उस वक्त जो नया ब्लड आना था कांग्रेस के अंदर, वो मतलब कहीं ना कहीं आया, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट हो गया। तो एस्टैब्लिशमेंट में एक तरीके का लोग आते हैं जो पावर के थ्रू, अपॉइंटमेंट के थ्रू उस तरीके से आते हैं। उसके बाद की भी आप मूवमेंट्स देख लीजिए, क्या है वो राम जन्मभूमि का मूवमेंट देख लीजिए। उस वक्त भाजपा को कोई टच नहीं करना चाह रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि कम्युनल था, राइट, आउटराइट कम्युनल था। उस वक्त भी कुछ लोग थे इधर उधर, उनके लिए मूवमेंट, वहाँ से उनका वो निकल के आया। चाहे आम आदमी पार्टी का अन्ना हजारे का मूवमेंट आप देख लीजिए, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिससे कि लोग निकल के आए जो अपने आप बात कर सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है। चाहे आप एग्री करें, इनको ना एग्री करें, इनकी आइडियोलॉजी को एग्री ना करें, बट एक स्ट्रगल या पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू जो है एक टैलेंट जो है जो निकल के थे। टीआरएस देख लीजिए आप, तेलंगाना राष्ट्र समिति का, या बसपा का देख लीजिए। तो ये सब एक स्ट्रगल इश्यू कांग्रेस के साथ एक टैलेंट रिवाइवल की इश्यू क्या है, कहीं ना कहीं क्योंकि सत्ता में रहने के कारण इतने लंबे टाइम तक एक फ्रेश पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू जो ऑर्गेनिकली जो टैलेंट आता है, जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल रिवाइवल उसके थ्रू जो होता है, वो कहीं ना कहीं रुका है। अभी इस दौरान आपको देखेंगे, अभी 2019 का सीएनआरसी मूवमेंट मैं समझता हूँ कि पहली बार जो है एंटी बीजेपी स्ट्रगल था, राइट। उसमें से कई सारे लोग निकल के आए, जो और कुछ लोग इधर आए। मैं तो ये चाहता था कि कांग्रेस और जितने लोग थे, कई सारे लोग इधर उधर सब चले गए एंटी बीजेपी कैंप में ही, पर इधर उधर। पर मेरा तो ये था कि वो अब्जॉर्प्शन करने का हमारी कैपेसिटी और बड़ा होना चाहिए था, कि उनको हर जगह पे, क्योंकि ऐसा कोई जिला नहीं था जहाँ पे इसकी प्रोटेस्ट नहीं हुआ हो और इसके बारे में बात नहीं हुआ। और वाकई इससे नेता निकले, वो अलग बात है कि ज्यादातर जो सबसे चमकते हुए सितारे थे इस प्रोटेस्ट के, वो जेल में चले गए। उमर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने लोग इन सबसे कनेक्ट करने का इतना वो एक मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करना, जब पॉलिटिकल मूवमेंट्स होता है, चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद, है ना, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट रहने के लिए उस तरह के नेता जो तो राजनीति में आ सकते, मुझे लगता है कि पंजाब हरियाणा इधर तो कई सारे निकल के आए होंगे, बट वो एक मुझे लगता है ये एरिया स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा उसका वो था, और एक सेगमेंट था, मतलब फार्मर्स उस तरीके से, एंड ऑलरेडी पॉलिटिसाइज भी थे कई तरीके से, है ना। तो ये जो है, मतलब उसमें जो आ रहे थे बच्चे थे, मतलब आइडियलिस्टिक बच्चे थे, या मतलब ऐसे लोग निकल के आ रहे थे, नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस, एग्जैक्टली, या नॉन कन्वेंशनल कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे नॉन पॉलिटिकल उससे ही आता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में एंट्री बैरियर बहुत हाई है। मान लीजिए मैं आईएएस में या इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मल मैं तो वही रहता, मेरी वैल्यूज उतना ही रहता, मेरी नॉलेज वही रहता, सब कुछ वही रहता, पर मुझे मान लो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है, कांग्रेस ज्वाइन करना है आज, मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है ज्वाइन करने का। नहीं तो मैं अपनी जिला में जाके किसी को बोलूं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं किया, यूथ कांग्रेस के नहीं आया, है ना, उस तरीके से नहीं आया, तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा। मेरे लिए बैरियर बहुत हाई है, पॉलिटिक्स में एंट्री बैरियर मतलब बहुत आईएएस कार्ड के बावजूद नहीं, आईएएस रहेगा तो फिर तो शायद कहीं ना कहीं बेटर रहेगा, बट उसके बाद लेकिन अगर आप ऐसे ही एक आम आदमी होते हैं, हाँ, एक इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर होते हैं, हाँ, और टैलेंट उतना ही है आपके, पर आप आ नहीं सकते। पर मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट में अपॉइंटमेंट से काम नहीं चलता। मैंने आपको लगा दिया, आप महाराष्ट्र के इस मूवमेंट की हेड हो, उससे किसी को लेजिटिमेसी नहीं आता। मूवमेंट में आपको लेजिटिमेसी जनता से लेके आना पड़ता है, आपकी बात सुनने के लिए लोग आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप मतलब वो जो करेज है ना, वो इंटरनल है, और आपकी लेजिटिमेसी है, वो पॉलिटिकल कैपिटल है, वो जनता से। तो जो अन्ना हजारे मूवमेंट से भी लोग निकले, वो भी एंटी कांग्रेस ही मूवमेंट था,
और उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके अपने करियर्स बना लिए। हाँ तो जी। इससे भी जाहिर है कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं और नुकसान हुआ कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय हुआ जो थी आम आदमी पार्टी, जो कि कांग्रेस के ही वोट बैंक को खा रही है। जाहिर है उनका वही वोट बैंक है, एंटी बीजेपी। मैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स को वैसे नहीं देखता हूँ कि जैसे कांग्रेस को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। पॉलिटिकल मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि पॉलिटिकल एंट्री बहुत हाई है, बैरियर बहुत हाई है। तो अगर नया लोग नहीं आए, चाहे किसी भी तरीके का मूवमेंट हो, ट्राइबल मूवमेंट्स हो, स्टूडेंट मूवमेंट्स हो, यूनियंस हो, ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो, चाहे कोई भी मूवमेंट हो, मूवमेंट के दौरान ही ये जो है ना, ये गेट थोड़ा लो होता है। अच्छा। अब तो उभर के आ सकते जो हैं उभर के आ सकते हैं नया लोग, इतने सारे करोड़ों जनता है इस देश में, उनको अब आप कहीं भी जाए, इस पार्टी में जाए, उस पार्टी में जाए, कहीं जाए, वो मैटर नहीं करता। बात ये कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में आए, उस जनरेशन पॉलिटिसाइज हो, आपकी एक राय हो कि क्या सही है क्या गलत है, आपकी एक राय हो कि देश के लिए क्या सही है कि गलत है, आपकी एक राय हो कि आप कैसे देखना चाहते हो अपने देश को आगे, अपनी जनता को। तो ये क्लैरिटी जो है, इस सब के बावजूद भी कि अन्ना हजारे मूवमेंट ने एक लेजिटिमेटली चुनी गई सरकार, एक तरह से हम देखें 2-3 साल बाद वो चली गई और फाशीवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया, पूरे आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के पूरे सबूत मिलते हैं, तब भी आपको लगता है कि ये बहुत खराब चीज़ नहीं हुई, फिर भी ठीक हुआ? कोई भी मूवमेंट, मैं मतलब मेरा एक बिलीफ है, गलत हो सकता है, पर मेरी बिलीफ ये है कि जो पॉलिटिसाइज करता है, अब किस तरीके से पॉलिटिसाइज करता है, उस वक्त की जो डोमिनेटिंग थॉट है वो बाहर निकल के आएगा। जो लोगों को पॉलिटिसाइज करता है, जो लोगों को, जो बच्चे अभी तक सिर्फ मान लीजिए अनीमे की बात करते थे या फिर बीटीएस की बात करते थे, या ना बीटीएस आर्मी या ब्लैक पिंक के बारे में सोचते थे, वो बच्चे अगर आज बोल रहे हैं कि नहीं हमें ये देश के लिए सही है, ये देश के लिए गलत, दैट इज पॉलिटिसाइजेशन, है ना। वो पॉलिटिसाइजेशन होना इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट, अपनी जो फ्यूचर है वो देश की फ्यूचर से जोड़ता है और इंटरेस्ट लेना शुरू भी कर रहे हैं। तो मैं अब जल्दी से आ जाती हूँ जेन ज़ी पर, और ये पूरा जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ। आप उतने यंग नहीं हैं, लेकिन आप उतने ओल्ड भी नहीं हैं। आपकी उम्र 40 से 43 साल है। 40 साल है आपकी। तो 40 साल में मैं कहूँगी कहीं ना कहीं दोनों जनरेशन के बीच में है आपके, वो जनरेशन जिसको हम देखते हैं कि हमारे हीरोज़ हो सकते हैं, और वो भी जनरेशन, यानी कि अगर 25 साल का लड़का या 30 साल का लड़का भी फॉर दैट मैटर आपकी तरफ देख सकता है कि हमारा नेता होगा। आपने कैसे देखा ये जंतर मंतर का पूरा प्रोटेस्ट था, और जो राहुल गांधी इनके विक्टिम्स से बातचीत कर रहे हैं, उनको देश के अलग अलग कोनों से लाकर उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अभी प्रयागराज में भी जाके उन्होंने कहा कि भी 40 करोड़ युवा है हमारे देश में और डेटा आपका है। उन्होंने कहा दर्द आपका है लेकिन दौलत उनकी है, ये उनका एक नारा था। इस पॉलिटिकल मूवमेंट से, क्योंकि हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, क्या उभरता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, एक तो आई थिंक जैसे उन्होंने, ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट था और वो ज़रूरी भी था कि वो स्टूडेंट्स का रहे, और स्टूडेंट्स के ऊपर अगर कोई सरकार कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बाहर निकल के उनके लिए लड़े, कि आप उनकी बात सुने ना सुने वो अलग बात है, सही गलत आपको जो लगता है वो अलग बात है, पर उनका हक है वो प्रोटेस्ट करने का, और अगर उस पर आप कुछ करेंगे, उनके हक के खिलाफ अगर आप जाएंगे, तो हम आपके बीच, हम बीच में आके खड़े होंगे, आप उनको कुछ नहीं होने देंगे। ये एक मुझे लगता है कि पॉलिटिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, जो पर्सनली भी और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। और कांग्रेस पार्टी खुद भी मेरे ख्याल से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और हम लोग सब जो है छात्रों की गूंज की मूवमेंट के थ्रू, मैं करीबन 10-20 कैंपसेस गया था इस दौरान बच्चों से बात करने के लिए। हाँ, मैं खुद गया था नीट के बारे में और ये सारी डिस्कशन करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग आया था। एक कैंपस में गया तो कुछ बच्चे थे, मतलब बच्चे नहीं बोल सकते, मतलब देयर युवा थे, तो वो निकल के आए तो मुझे बोल रहे फ़ोटो वोटो लिया, उसके बाद बोल रहे सर विल बी विथ योर पॉलिटिक्स इफ़ योर पॉलिटिक्स इज एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो और उन्होंने बताया नहीं कैसे बनाया जाए एस्थेटिकली। तो उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, दिस इज मे बी द मोस्ट प्रोफाउंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ द टाइम। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि बोरिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, उनकी आइडियोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी है, थॉट्स नहीं है, सीरियस इश्यूज, वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद अगर वो हम चाहते कि वो हमारे साथ जुड़े, तो उस इट हैज़ टू फील कनेक्टेड टू देम। हम वही बोलेंगे कि मशाल मार्च करेंगे और हमारे साथ चले मशाल मार्च लेके, तो वो इट डजंट फील कनेक्टेड टू देम। ठीक है, वो हो सकता है कि चाहे मीम फेस्ट करे तो शायद वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि एक समझना है जनजी, जैसे मैं जैसे समझता हूँ, जनरेशन को डिसाइड साल से या फिर ऐसा नहीं हम करते, जनरली जनरेशन को डिसाइड करता है कि किसने उनको पाल पोस के बड़ा किया। ठीक है, हमारे शायद जनरेशन में पेरेंट्स ने या फिर फ्रेंड्स ने या फिर स्कूल ने किया, और फिर बाद में हमने इंटरनेट को डिस्कवर किया। यंग एज में ही कर लिया, पर फिर भी इंटरनेट आया, कॉलेज के टाइम तक हमारा सब कुछ आ गया था। पर इनका जनरेशन जो है, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने उनको बड़ा किया, है ना। तो वो
पैदा ही इसी मतलब परवरिश उनकी इंटरनेट ने की हाँ है। तो वैल्यूज शायद पेरेंट्स से जितना आ रहा है या फिर फैमिली से जितना आ रहा है, हम बोलेंगे कि अरे चुप कर, ऐसा नहीं बात करते, वैसा नहीं होते, ऐसा नहीं होता, वो एक तरफ रहता है, वो आपके बाहर की स्पेस, और एक डिजिटल स्पेस जहाँ पे आप ग्लोबली कनेक्टेड है, ग्लोबल वैल्यूज है, उनकी क्या कूल है, क्या सही है, क्या गलत है, वो एक बड़ा उसमें चलता है। सिमिलरली वो डिजिटल स्पेस हाइपर पार्टिसिपेटरी है, वो आपको कहता है कि शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, हर एक के बाद जो है यही बोलता है कि आप, हर बच्चे को यही कहता है कि आप ये इसमें से कुछ करिए या फिर आप कंटेंट क्रिएट करिए। एक दिन आप कंटेंट नहीं क्रिएट किया तो अगले दिन आपकी रीच कम हो जाएगी, मतलब आपकी इंसेंटिव जो है कम हो जाएगी। तो आप इंसेंटिवाइज करता है एंगेजमेंट को, एजेंसी को, क्रिएशन को, पार्टिसिपेशन को, वो डिजिटल स्पेस है ना। और जैसे ही वो वहाँ से निकल के सिविक स्पेस में आता है, इट इज़ अ हाईली ऑप्रेसिव हायरार्किकल थिंग कि तेरे को क्या आता है, तो कुछ किया है जिंदगी में, क्या नौकरी कर, ढूंढ, ये कर, वो कर, मतलब पढ़ाई। तो दिस इज समथिंग विच इज जस्ट टेलिंग, तो ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता। तो दे लिव इन टू वर्ल्ड्स, वन वर्ल्ड विच इज हाइपर पार्टिसिपेटरी विच वैल्यूज देयर एजेंसी एंड क्रिएशन, this other world which is like highly suppressive, like, you know, just keep quiet and shut up. So that I think this what we saw in Jantar Mantar was like for me, because ये बात जो है मैं पिछले 6 महीने से कई कैंपसेस में जाके कह रहा था कि ये है मेरे लिए डिफरेंस। जब मूवमेंट हुआ तो मेरा मन में यह था कि उन्होंने पूरा का पूरा डिजिटल स्पेस सिविक स्पेस में ले आया, पूरी अपनी जो डिजिटल स्पेस है वो वही मीम्स ले आए, वही कंटेंट्स लेके आए, वही रील घर पे बनाते थे वो लेके आए, वो पूरी डिजिटल स्पेस उन्होंने रिक्रिएट किया सिविक स्पेस में, और इसको कब्जा आया। बोले कि ये सिविक स्पेस अभी हमारा उतना ही पार्टिसिपेटरी रहेगी जितना हमारे लिए डिजिटल स्पेस, इंटरनेट रहता है। तो दिस वाज द मोमेंट। बहुत खूबसूरती से आपने समझाया, मुझे नहीं लगता किसी ने इससे पहले इसको इस तरह से आर्टिकुलेट किया, क्योंकि मैं जाता था और मैं समझने की कोशिश करता था, और मेरे लिए भी, क्योंकि कई सारे लोग 2-3 चीजें तरीके से बोलते हैं कि जेंजी जो है सारी जनरेशन को लगता है कि अगला जनरेशन ऐसा है वैसा है, तो ऐसा मतलब जेंजी भी वैसा ही है ऐसा। और दूसरा जो है जेंजी होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि एक आदिवासी है, रूरल है, अर्बन है, हम सिर्फ बात करते हैं जेंजी अर्बन। मैं ये दोनों से डिसएग्री करता हूँ बहुत सारे हद तक, चाहे आदिवासी हो, चाहे रूरल हो, चाहे मतलब अर्बन हो, चाहे कोई कहीं के भी हो, बहुत हद तक लोगों के पास अभी स्मार्टफोन के एक्सेस है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है अभी वो बिल्कुल अर्बन पुअर के उसमें वो देखते हैं, लोरियां जो हैं बच्चों को वो अब इंटरनेट से सुना। तो एक वो, दूसरा जो है जेंजी को हम जनरेशन की इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि एक डायलेमा है, और दूसरी बात इतना इंफॉर्मेशन है कि वो पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि नेहरू अच्छा है, बाद में हमको किसी ने समझाने की कोशिश किया कि नेहरू बुरा है ना। तो हम फिर देखते थे कि हमने तो पढ़ा था नेहरू अच्छा है, अभी आप कह रहे हो कि नेहरू बुरा है, हम तोलते हैं, कुछ लोग उस तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग इधर ही रहते हैं, ठीक है, वैसे रहते हैं। अभी उतना वक्त नहीं है, नेहरू अच्छा है बुरा है एक साथ आता है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि, क्योंकि पहला मेरा एक ओपिनियन हो, कुछ फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन हो, उसके बाद मुझे कुछ नया मिले तो मैं उसको तोल सकता हूँ कि सही गलत क्या है। अभी ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो वाइट नॉइस जो कहते हैं, कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक अ लार्जर स्टैंड। मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक स्टैंड लेना कि हाँ मैं इस पार्टी के लिए हूँ, मैं इसके लिए हूँ, ये आइडियोलॉजी के लिए हूँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी मोमेंट पे मुझे चारों इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि सही है, अच्छा है, इरेलेवेंट है, बुरा है, सब कुछ मिल रहा है। तो मोस्ट ऑफ पॉलिटिक्स आई सी गोइंग फॉरवर्ड विल बी इश्यू बेस्ड, क्योंकि इश्यू पे उन लोग एक स्टैंड ले सकता है, इस इश्यू पे ये सही है, इतनी सारी चीजें। यानी पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं, मैं पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स पे आएंगे, पर अभी के इशू के हिसाब से, हाँ, इनिशियल उनकी पॉलिटिसाइजेशन जो है वो, मैं वो भी गलत समझ रहा था कि उनको बोलूं कि अभी आप बताइए कि उमर खालिद के बारे में आपकी क्या स्टैंड है। मैं रिलेवेंट समझता था उसको, क्योंकि वो दिस इज जस्ट देयर फर्स्ट पॉलिटिसाइजेशन मोमेंट। वो सवाल जरूरी है पूछना, क्योंकि वो उनको सोचने में मजबूर करता है, और उनको ये बताता भी है कि उमर खालिद नाम का कोई व्यक्ति कौन है ना। तो वो जरूरी है उनसे बात करना, पर क्योंकि उनकी उस ओपिनियन फॉर्म नहीं हुआ है, इसके लिए उनको जज करना जो है वो मैं समझता हूँ गलत था। तो क्या ये जनरेशन ऐसा नहीं है कि मोदी के खिलाफ है और राहुल के साथ है? नहीं, देखिए वो अभी वो सीख रहे हैं कि सवाल पूछना, और उन लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो करंट रेजिम है, जो सरकार है, इसमें सवाल पूछने का स्पेस नहीं है। तो सवाल पूछने का स्पेस नहीं है, तो पहला तो ये आप इंश्योर करेंगे कि वो स्पेस तो बन जाए, और जहां सवाल पूछने का स्पेस बन गया वहां तो तानाशाही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और तानाशाही खत्म हो गई तो फेयर स्पेस बन जाएगा। इसका मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टियों को लड़ने के लिए बराबर की मिल जाएगा, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस हम और क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं। हम चाहते कि अभी उसके लिए क्या जरिया है, मुझे लगता है वो हमारी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी के नाते कि उनको मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो पूरी वेल्थ और जो दौलत तैयार हुई है, जो हमें लगता था कि हमारा देश बर्बाद हो चुका है, मैंने अभी शब्द का इस्तेमाल किया, सड़ा हुआ समाज,
कम से कम एक हिस्सा इस समाज का तो बहुत सड़ गया है, मतलब उसमें इतना सड़ गया है कि दुर्गंध आ रही है और उसकी बदबू परेशान कर रही है। तो अब मैं आपसे आखिरी सवालों में से एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि जो दौलत मिली है ऐसे बहुत ही जागरूक और मैं कहूँगी बेखौफ, निडर, बेधड़क नौजवानों की, जिनकी तादाद लाखों या हो सकता है करोड़ों में भी हो, उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने को बनाने में नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर इस देश को बेहतर, मेरी नज़र में जो अभी हो रहा है, ये पूरी दौलत है, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, इसको डायरेक्शन कौन देगा? नहीं, वो भी ये सारे शब्दों से मुझे प्रॉब्लम है कि हम इस्तेमाल नहीं करें। इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्या हर्ज है? नहीं, ये देखिए वो डिस्कवर कर रहे हैं अपनी लोकतंत्र, है ना, हमें उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। अच्छा, वो साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं, मुझे नहीं लगता, उसमें मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एक्चुअली, जो राहुल गांधी जिस तरीके से उनके साथ खड़े, उनको ये नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस आइए जो ऐसा करे वैसे, शायद हमें करना चाहिए, हमारे अपने अपने लेवल पे करना चाहिए, पर उसके बावजूद एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसके साथ मैं खड़ा हूं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है ना। वो एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी मैसेज है। लेकिन ये एनर्जी कहीं लिमिटेड टाइम ऑफर तो नहीं है? लिमिटेड टाइम ऑफर है, और मैं ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक ब्रिज भी बनने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू जो कई सारे लोग ऑलरेडी इसके थ्रू एक आइडियोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन में शुरू करना चाहता है, इस वक्त हमें उनके साथ, अगर हर एक शहर में कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकता है तो हमें करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या है। मैं जैसे अभी रिसेंटली मुझसे कोई पूछ रहा था कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया, इस तरीके से पूछ रहा था, तो मैंने उनको यही कहा था कि मतलब मेरा जो समझ है कि दो तरीके का लोग है जो देश में है। एक तरफ जो है जो लोग हैं जिनको लगता है कि देश यानी सत्ता, है ना, सत्ता मतलब मजबूत देश माने मजबूत सत्ता, अमीर देश माने अमीर सत्ता, है ना, स्टेट या सरकार, इसको मान लीजिए सत्ता या सरकार मान लीजिए। तो उनके मन में अगर सत्ता को जितना मजबूत कर सकता है, उसके लिए एमएलए खरीदना पड़े, उसके लिए किसी और नागरिक को दुर्बल करना पड़े, बलहीन करना पड़े, कुछ मतलब कमज़ोर करना पड़े, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि क्या है, उनके मतलब देश को सशक्त बनाने के लिए सत्ता को सशक्त बनाना या सरकार को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है, नागरिक उसमें कहीं सीन नहीं होता। दूसरा एक थॉट है जो समझते हैं कि देश माने जनता, है ना, तो सशक्त देश या सशक्त राष्ट्र माने सशक्त जनता, नागरिक, है ना। तो नागरिक, अगर अमीर देश में गरीब नागरिक नहीं हो सकता, अगर देश अमीर होना है तो नागरिक अमीर होना जरूरी है। मजबूत नागरिक रहेगा तो मजबूत देश रहेगा, ये समझना, क्योंकि इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बारे में आपको एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बीबीसी का, उसमें वो आते हैं, वो एक गाँव जाते हैं तो लोग पूछते हैं, लोग ऐसे नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो नेहरू जी उनसे पूछते हैं कि भारत माता है क्या, मतलब आप किनको ये भारत माता कह रहे हैं? तो बोलते हैं कि हमारी जो पहाड़, हमारे नदी, हमारी जो संस्कार, हमारी ट्रेडिशन, ये वो सारी चीज़ें बोलते हैं। तो उसके बाद नेहरू जी उनको ये कहते हैं कि ये सब तो है ही, पर सबसे महत्वपूर्ण जो है भारत माता आप में से एक एक है, आप एक एक जो भारत माता, तो आप खुद की जयकार कर रहे हो। तो वो जो क्लैरिटी है वो कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उधर है, जिसमें वो क्लैरिटी है कि एक मजबूत नागरिक जो है मजबूत देश बनाता है। तो मजबूत नागरिक बनाने का जो ये कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं, जो जनजी है, चाहे जो जनरेशन, जो सवाल पूछने जो आता है, वो बस यही चाहता है कि हमारी जो प्रजा थे सिविक स्पेस में, वहाँ से हम नागरिक बनना चाहता है। वो नागरिक बनने का कौन सी एक प्लेटफॉर्म है, एक व्हीकल है जो आपको नागरिक बनने की तरफ लेके जाएगा। और मेरे लिए वो क्लियर था, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी आया, तो 1 साल पहले आया। उसके बाद मैं यही लेके लोगों तक बात कर रहा हूँ, जनता से या फिर कैंपसेस में या बीच में जाके यही बात कर रहा हूँ कि क्यों कांग्रेस में आया, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी है, सवाल पूछने के लिए आपको नागरिक बनना है, और नागरिक बनने का जो सफ़र है वो सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आज अगर देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हमें कांग्रेस के साथ रह के खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया करण आपका, आप यहाँ आए और इतनी बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी से, मैं कहती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि एक आईने के सामने बैठी हुई हूँ। आपसे सब मैंने बातचीत की और उम्मीद है कि हमारा जेन ज़ी
ये मैंने जैसे कहा कि उनकी उम्र के नहीं है, लेकिन उनकी उम्र से बहुत दूर भी नहीं है। कम से कम 75 साल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे तो बहुत कम इनकी उम्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, और उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। हमें भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन आप समझते हैं आपके हीरो हैं जिनको मुझे यहाँ स्टूडियो में बुलाकर उनका इंटरव्यू करना चाहिए। हो सकता है मैं भी इग्नोरेंस में जी रही हूँ और मुझे नहीं पता हो कि किन लोगों को वाकई इस कुर्सी पर बैठना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।